दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है सफ़ेद फरिश्ता। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। सफ़ेद फरिश्ता। यह दिलचस्प कहानी नीदरलैंड के प्रसिद्ध शहर एम्स्टर्डम से शुरू होती है। एम्स्टर्डम चिड़ियाघर का प्रबंधक जॉर्ज चिड़ियाघर स्थित झील के किनारे खड़ा था। जॉर्ज की निगाह झील के किनारे खड़े एक बेदाग श्वेत सारस पर टिकी हुई थी। यह सारस मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। इसके माध्यम से मैं जल्दी लखपति बन जाऊंगा। उसने अपनी बास्केट से कुछ मछलियां निकाली और सारस की ओर बढ़ा। पुछ पुछ। सारस भी जॉर्ज को पहचानता था। वह तुरंत ही उसके निकट आ गया। चपर चपर। पिछले 2 महीने से मैं तुझे रोज अपने हाथों से मछलियां खिला रहा हूं दोस्त। उम्मीद है तुम मेरे सपने अवश्य पूरे करोगे। सारस मछली खाने में व्यस्त हो गया और जॉर्ज ने अपनी जेब से लाल रंग से भरी एक ट्यूब निकाली। अब इस पर निशानी लगा देनी चाहिए। जॉर्ज ने ट्यूब में भरा रंग सारस के सिर पर लगा दिया। वक्त आने पर यही निशान लाखों की दौलत की कुंजी साबित होगा। निशान लगाने के बाद जॉर्ज ने बास्केट में बची सारी मछलियां सारस के सामने डाल दी और वापस लौट गया। अब टोटो से बात करने का समय आ गया है। एम्स्टर्डम शहर के एक बंगले में एक भारतीय महिला श्रीमती उषा रानी अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। उषा रानी विधवा थी और काफी वृद्ध भी हो चुकी थी। बेटी पिंकी, एक प्याला गर्मा गर्म कॉफी पिला दो, आज ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी लाई माँ। उषा रानी और पिंकी के अलावा इस बंगले में वर्षों से एक सारस भी रहता था। यह सारस उषा रानी का पालतू था और उन दोनों माँ बेटी से काफी हिल चुका था। फड़ तुझे भी ठंड लग रही है किंग। तभी पिंकी कॉफी का प्याला लिए हुए बाहर आई। मम्मी, जब किंग को ठंड लगेगी तो ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसी गर्म देश की ओर उड़ जाएगा और फिर मौसम ठीक होने के बाद ही वापस आएगा। मुझे हैरत होती है कि यह पक्षी हर वर्ष हजारों मील की यात्रा करके गर्म देशों में जाते हैं और फिर वापस अपने ठिकानों पर लौट आते हैं। इन्हें कौन रास्ता दिखाता है? शायद भगवान ने इनके मस्तिष्क में कोई छोटा कंप्यूटर फिट कर रखा मम्मी, ऐसा ही लगता है। उधर चिड़ियाघर के प्रबंधक जॉर्ज के ऑफिस में एक बलिष्ठ निग्रो युवक प्रविष्ट हुआ था। आओ टोटो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या खबर है जॉर्ज? वह सारस आज सुबह उड़ान भर रहा है। वेरी गुड, फिर तो मुझे भी रवानगी की तैयारी करनी चाहिए। मैं भी यहीं चाहता हूँ। आओ, मैं तुम्हें उस सारस की पहचान बता देता हूँ ताकि वक्त आने पर तुम उसे आसानी से पहचान सको। ऑफिस से निकलकर वह झील के निकट पहुंचे। सामने देखो टोटो, यही वह सारस है। पहचान के लिए मैंने इसके सिर पर लाल रंग का निशान लगा दिया है। यह निशान मिट तो नहीं जाएगा? नहीं, मैंने बहुत पक्की डाई का प्रयोग किया है। तुम्हारे विचार से यह सारस कब तक दक्षिणी अफ्रीका पहुंच जाएगा? लगभग 3 सप्ताह में। हम पिछले कई वर्षों से इन पक्षियों का अध्ययन कर रहे हैं। सर्दियों में यह पक्षी अफ्रीका में क्रोगर झील पर जाते हैं और अपने प्रवास के दिन वहीं बिताते हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में उनकी वहां से वापसी शुरू हो जाती है। उसी समय तुम्हें सारसी टांग में हीरो वाला कैप्सूल बांधना होगा। हीरे बांधने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ने? बिल्कुल नहीं। यह सारस खाने की चीज देखकर बिना झिझक इंसान के पास चला जाता है। एक बार हमारे यह तजुर्बा सफल रहा तो हर वर्ष इस सारस के सारे लाखों करोड़ों के हीरे अफ्रीका से एम्स्टर्डम स्मगल किए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है हमें अपने सारस का एक नाम रख लेना चाहिए ताकि बातचीत में आसानी हो। ठीक है, हम उस सारस को सफ़ेद फरिश्ता यानी वाइट एंजल पुकारेंगे। ओके जॉर्ज, अब मैं चलता हूँ। आज रात की फ्लाइट से मैं अफ्रीका रवाना हो जाऊंगा। अगली सुबह व्हाइट एंजल ने अपनी उड़ान आरंभ की। आकाश की ऊंचाई में पहुंचते पहुंचते
कुछ अन्य सारस भी व्हाइट एंजल के साथ आ मिले, जिनमें से एक किंग भी था। कई दिनों की लंबी उड़ान के बाद सारसों का यह झुंड पूर्वी अफ्रीका के निकट पहुंच रहा था। शाम के समय यह झुंड एक जंगल में उतर गया। पक्षियों ने वह रात वहीं गुजारी। सुबह होते ही पक्षी उड़ान की तैयारी करने लगे। जंगल से कुछ दूरी पर फौज की एक टुकड़ी युद्ध का अभ्यास कर रही थी। कम ऑन, हरी अप। टारगेट प्रैक्टिस के लिए तोप का गोला दागा गया। फायर, ब्रोम। दुर्भाग्यवश यह गोला जंगल स्थित उस तालाब के निकट जाकर गिरा जहां सारस डेरा जमाए हुए थे। ब्रोम। विस्फोट में लगभग 1 दर्जन सारस मारे गए। मरने वालों में चिड़ियाघर का सारस व्हाइट एंजल भी शामिल था। किंग बच गया था। दुख दर्शाने के लिए वह अपना सिर मर्द सारसों के शरीर पर रगड़ने लगा, और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसके माथे पर व्हाइट एंजल के माथे पर लगे निशान से हूबहू मिलता जुलता खून का धब्बा लग चुका था। शेष बचे हुए पक्षियों ने कुछ देर बाद वहां से अपनी मंजिल की ओर उड़ान भरी। दक्षिण अफ्रीका के घने जंगल में टोटो एक अन्य अफ्रीकी युवक के साथ खड़ा था। तुम वह हीरे लाए झपटा? लाया हूं। गुड। यह हीरे मैंने वर्षों की मेहनत के बाद जमा किए हैं। जिस खान में मैं काम करता हूँ वहां से हफ्ते में एक हीरा चुरा पाता था। अभी यह हीरे फिनिश्ड नहीं है। इनको काटकर सुंदर आकार दिया जाना शेष है। यह काम एम्स्टर्डम में हो जाएगा। वह जगह हीरो की सबसे बड़ी मंडी है। तुम इन हीरो को कहीं भी ले जा सकते हो टोटो, लेकिन मुझे इनकी कीमत अभी चुका दो। अभी चुका देता हूँ। जपाटा कुछ समझ पाता उससे पहले खंजर उसकी छाती में उतर चुका था। खचौक। आई। हीरो की पोटली पर अधिकार करने के बाद उसने खंजर मर्द जपाटा के लिबास से साफ किया। साला कीमत मांग रहा था। जंगल से बाहर निकलते हुए टोटो के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे लगे कि उसने अभी अभी एक इंसान की जान ली थी। जंगल में पड़ी हुई जपाटा की लाश पर कुछ ही देर में गिद्धों ने हमला बोल दिया था। कुछ दिनों बाद टोटो नेशनल पार्क स्थित क्रोगर झील पर मौजूद था। कहाँ है व्हाइट एंजल? 1 सप्ताह से रोज यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन वह व्हाइट एंजल अभी तक दिखाई नहीं दिया। कम वक्त किसी और देश में तो नहीं पहुंच गया? तभी कुछ देखकर उसकी निगाहें चमक उठी। लाल निशान। यही व्हाइट एंजल है। पास रखा अपना बैग उठाकर टोटो झील के किनारे पर पहुंचा। फट फट फट। किंग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने बैग से मछलियां निकालकर दिखाई। पुछ पुछ आ। किंग भी इंसानों से नहीं डरता था। वह निकट चला आया। चपर चपर। उसके बाद टोटो रोज आकर किंग को, जिसे वह व्हाइट एंजल समझ रहा था, मछलियां खिलाता रहा। अब यह मुझसे खूब हिल गया है। मार्च के अंतिम सप्ताह में टोटो ने जॉर्ज को पत्र लिखा। मिस्टर जॉर्ज, व्हाइट एंजल मिल गया। कल मैं हीरो का कैप्सूल उसके पाँव में बांध दूंगा। तुम्हारा मित्र टोटो। अगली सुबह टोटो ने हीरे पीतल के एक कैप्सूल में भरे और झील पर पहुंच गया। पुछ पुछ। किंग के निकट आते ही टोटो ने उसे पकड़ लिया। फट फट फट। और उसकी टांग के ऊपरी हिस्से में परों के निकट कैप्सूल बांध दिया। कैप्सूल बांधने के बाद जैसे ही टोटो ने किंग को आजाद किया, वह आकाश में उड़ गया। अब उड़ जा। एक चक्कर लगाकर किंग झील के दूसरे किनारे पर जा उतरा। 2 या 3 दिन में यह पक्षी यहाँ से वापस उड़ान भर लेंगे। अब मुझे वापस एम्स्टर्डम चलना चाहिए ताकि हीरो में से अपना हिस्सा वसूल सकूं। झील से बाहर निकलते हुए टोटो को एक पत्थर से ठोकर लगी। ठक। उफ। उसने क्रोध में भरकर पत्थर उठाया
और निकट के झाड़ियों में उछाल दिया। ब्लडी शिट। झाड़ियों के बीच एक गेंडा आराम कर रहा था। ठक। गेंडे को यह मजाक अच्छा नहीं लगा। फू। झाड़ियों से बाहर आते ही उसने उसे अपना शत्रु नजर आ गया था। फू। बिगड़े हुए गेंडे को अपनी ओर आते देखकर टोटो के होश उड़ गए। ओह ओ गॉड। कीचड़ में उसका पांव फिसला। धड़ोम। उसने उठने की कोशिश की लेकिन गेंडे ने उसे अवसर नहीं दिया। फू। गेंडे का नुकीला सींग टोटो के ठीक दिल के स्थान पर धस गया था। धौड़। ओह। अपने शत्रु को ढेर करने के बाद गेंडा पीछे हट गया। मैंने जपाटा को इसी जंगल में मारा था। यह उसी पाप की सजा है। कुछ देर बाद टोटो की लाश का भी वही असर हुआ था। एम्स्टर्डम में चिड़ियाघर का प्रबंधक जॉर्ज कुछ चिंतित था। बहुत सारे पक्षी वापस आ गए हैं लेकिन अपना व्हाइट एंजल नहीं लौटा। अपने ऑफिस में आकर उसने मेज की दराज से टोटो का पत्र निकाला जो उसे अप्रैल के पहले हफ्ते में मिला था। टोटो ने इस पत्र में लिखा कि वह हीरो का कैप्सूल व्हाइट एंजल की टांग में बांधने जा रहा हूं। इस खत के बाद न तो टोटो का कोई संदेश आया और न ही व्हाइट एंजल वापस आया। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। ऊंचे रानी और पिंकी एक श्याम लॉन में बैठे थे। मम्मी वह देखो किंग। ऊंचे रानी की आंखें खुशी से चमक उठी। आ गया मेरा सारस। मैं जब भी किंग को देखती हूँ मम्मी मुझे मीना मौसी के बेटे डैनी का ख्याल आ जाता है। कितना फर्क है दोनों में। किंग पक्ष से फिर भी प्रेम करना जानता है। कहीं भी चला जाए लेकिन लौटकर घर जरूर आता है। और एक डैनी है। डैनी तेरा भाई जरूर है बेटी लेकिन वह अच्छा लड़का नहीं है। मैंने सुना कि वह गलत संगत में पड़ गया है। फिर भी मुझे उससे मिलने की इच्छा होती है। यहाँ प्रदेश में वही तो हमारे एकमात्र रिश्तेदार हैं। ऐसे रिश्तेदार से तो भगवान बचाए। ठीक उसी समय डैनी एक जुआ घर में बैठा था। यह स्थान एम्स्टर्डम से 100 मील दूर था। आज मेरे पास माल कम है इसलिए 100 करो। तभी एक बलिष्ठ व्यक्ति उसके सिर पर हाथ धमका था। डैनी तुम्हें बॉस ने बुलाया है। पहले यह बाजी खत्म कर लूं फिर चलूंगा। डैनी की इस हरकत पर उस पहलवान को ताव आ गया। यू फूल। जब बॉस बुलाता है तो हर एक बाजी अधूरी छोड़नी पड़ती है। वह उसको जानवरों की तरह धकेलते हुए ले चला। चल। और बॉस के सामने लापटका। दौड़। ओह। बॉस यह लोबो मुझे इस प्रकार यहाँ क्यों लाया है। मैंने बुलाया इसलिए मेरी रकम निकालो। मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तुम्हें 1 महीना और प्रतीक्षा करनी होगी। लोबो अपना डैनी कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। जरा इसे अपनी बाजुओं की शक्ति तो दिखाओ। आदेश मिलते लोबो शुरू हो गया। दौड़। ओह। लोबो के 3-4 शक्तिशाली प्रहारों ने डैनी के होश उड़ा दिए। ओह। दौड़। ओह। जान बचाने के लिए उसने बॉस के चरणों की शरण लेना उचित समझा था। लोबो को रोक लो बॉस। यह पागल मुझे मार डालेगा। जिंदा रहना चाहता है तो बोल। मेरी रकम कब देगा। मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है बॉस। दौड़। ओह। जुआ खेलने के लिए तो तुझे रोज माल मिल जाता रामजादे। कान खोलकर सुन ले। 4 दिन के अंदर अंदर मेरी रकम नहीं मिली तो तू 5वां दिन नहीं देख सकेगा। मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा। अब दफा हो जा यहाँ से। नीचे जाते हुए डैनी बहुत चिंतित था। अगर 4 दिन में रुपये का प्रबंध नहीं हुआ तो बॉस सचमुच मेरी हत्या करा देगा। अगर जिंदा रहना है तो कहीं से भी रकम का प्रबंध करना होगा। और मुझे रकम सिर्फ उषा मौसी से मिल सकती है। काफी माल जोड़ रखा है उन दोनों माँ बेटी ने। अगली सुबह वह बस द्वारा एम्स्टर्डम शहर की ओर यात्रा कर रहा था। मौसी मुझे देखकर हैरान रह जाएगी। दोपहर 2 बजे डैनी बंगले पर पहुंच गया। ओह यह सारस अभी तक यहीं रहता है। उसे रानी डैनी को देखकर सचमुच हैरान हुई थी।
डैनी, तुम इतने दिनों बाद मौसी की याद कैसे आ गई? बस आ गई। पिंकी कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई है। शाम तक वापस आएगी। तुम बताओ कैसे आना हुआ? वो बात यह है मौसी कि मुझे कुछ रुपए की सख्त आवश्यकता है। मेरे पास कुछ नहीं डैनी, और अगर होता भी तो मैं तुझे नहीं देती। मैं जानती हूँ कि तुम आवारा हो चुके हो। इसका मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। सीधी तरह माल दे दे, वरना गला घोट दूंगा बुढ़िया। नहीं, छोड़ दो। बता कहाँ रखे तेरी जमा पूंजी? बेडरूम की अलमारी में। ओह! उषा रानी ने डरकर सच बता दिया था, लेकिन जोश में डैनी ने गर्दन कुछ अधिक जोर से दबा दी, जिसकी वजह से उषा रानी दम तोड़ गई। ओह, यह तो मर गई। फटाफट माल लेकर निकल जाता हूँ, कहीं पिंकी वापस आ गई तो मुसीबत हो जाएगी। फिर वह दौड़कर बेडरूम में पहुंचा। काफी माल है। वापस जाते हुए उसकी नजर फर्श पर पड़ी। ओह, वहां मेरे कदमों के निशान बन गए हैं। उसने निकट ही रखा हुआ वैक्यूम क्लीनर उठाया। वैक्यूम क्लीनर से निशान साफ कर देता हूँ। लेकिन जल्दी में उसने क्लीनर का गलत स्विच ऑन कर दिया। मशीन ने हवा खींचने की बजाय बाहर फेंकनी शुरू कर दी थी। घबरा कर उसने क्लीनर का पाइप आतिशदान में घुसा दिया। ओह! इसके साथ ही काले का बादल चिमनी के मुंह आने से निकला। किंग अपने शरीर का बदला हुआ रंग देखकर हड़बड़ा गया और घबराहट में वेग दिशा में उड़ता चला गया। कुछ देर बाद डैनी बंगले से बाहर निकला। मैं अपने विरुद्ध सारे निशान मिटा आया हूँ, मगर फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं छुपकर रहना होगा। बुढ़िया ने मरकर भारी गड़बड़ कर दी है। उधर चिड़ियाघर का प्रबंधक जॉर्ज एक ओपन एयर कॉफी हाउस में बैठा था। एक कॉफी लाओ। तभी वह चौंक पड़ा। ओह, यह कैसा पक्षी है? देखने में तो सारस लगता है, लेकिन उसका निचला शरीर काला है। यह एक दुर्लभ सारस है। दौड़कर वह अपनी कार में जा बैठा। इस सारस से मुझे जबरदस्त परिस्थिति और धन मिल सकता है। इसका पीछा करना होगा। काफी दूर तक उसे सारस नजर आता रहा। काश किसी तरह से घोंसले का पता चल जाए। अचानक सारस ऊंचा उठा और इमारतों के पीछे गायब हो गया। ओह! मजबूर जॉर्ज को कार रोक देनी पड़ी। डैमिट, पता नहीं वह सारस कहाँ निकल गया होगा। लेकिन जॉर्ज ने आशा नहीं छोड़ी थी। उसने उन इमारतों के निवासियों से पूछताछ शुरू की जिनके निकट सारस गायब हुआ था। 5 इमारतें और लगभग 25 फ्लैट के दरवाजे खटखटाने के बाद 26वें दरवाजे पर एक बूढ़े से मुलाकात हुई। क्या बात है? कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ श्रीमान। दरअसल मुझे एक दुर्लभ सारस की तलाश है, जिसका निचला शरीर काला है। वह अभी अभी इसी ओर आया है। मैं समझ गया। ऐसा एक सारस मैंने अभी देखा था। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ वह कहाँ गया है। बूढ़ा उसे भीतर ले आया और खिड़की से दिखाते हुए बोला, वह सामने जो इमारत है, मैंने उसी की छत पर उस काले सारस को उतरते देखा था। कुछ ही देर बाद जॉर्ज उस इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहा था। गाड़ी से वह अपना कैमरा भी निकाल लाया था। टेरेस पर ऊपरी मंजिल के फ्लैट मालिक से पूछकर जाना होगा। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर उसने फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। द्वार खोलने वाला डैनी था। एक दिन पहले उसने यह फ्लैट किराए पर लिया था और संयोग देखिए कि वह सारस भी उड़कर उसी फ्लैट की छत पर पहुंचा था। क्या बात है मिस्टर, आपकी छत पर एक काला सारस बैठते देखा गया है। मैं उसकी कुछ तस्वीरें उतारना चाहता हूँ। काला सारस? मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि सारस काला भी होता है। छत पर चलिए, शायद आप उसे देख भी लें। चलो। सारस सचमुच छत पर मौजूद था। वह काफी डरा और सहमा हुआ बैठा था। कैप्सूल के कारण उसकी टांग में भी पीड़ा थी। सारस को देखकर दोनों ही चौंके थे। यह कैसा सारस है? इसकी टांग में तो एक कैप्सूल भी बंधा हुआ है। लगता है इस व्यक्ति को सारस की टांग में बंधे हुए
कैप्सूल की जरूरत है। कैप्सूल, ओ माय गॉड, क्या टोटो ने हीरो का कैप्सूल इस काले सारस के पाँव में बांध दिया था? जॉर्ज सारस की ओर बढ़ा। ठहरो मिस्टर, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सारस की टांग में बंधे कैप्सूल में क्या है? कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, तुम सारस की तस्वीर उतारो और भागो यहाँ से। यह मेरा पालतू सारस है। इस व्यक्ति से सौदा करना होगा। देखो मिस्टर, मैं जानता हूँ यह सारस तुम्हारा नहीं है। मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें 200 गिलडर दे सकता हूँ। गिलडर नीदरलैंड की करेंसी को कहते हैं। कोई भी सौदा करने से पहले मैं यह देखना चाहता हूँ कि इसके पाँव में बंधे कैप्सूल में क्या चीज है। उसके बाद सौदा होगा। डैनी को अपनी ओर बढ़ते देखकर सारस उड़कर छत की मुंडेर पर बैठ गया। पुछ पुछ। हीरो का भेद खुलने के डर से जॉर्ज डैनी पर झपटा था। ठहरो। दोनों की झड़प देखकर सारस घबराकर हवा में उड़ गया और डैनी तथा जॉर्ज अपनी जोंक में छत से नीचे गिरते चले गए। ओए! इतनी ऊंचाई से गिरकर तुरंत ही दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए थे। धड़ोम। उधर पिंकी लॉन में उदास बैठी थी। कोई पापी मेरी माँ को मारने के बाद हमारी सारी दौलत भी ले गया। न जाने अब मेरा क्या होगा। मम्मी के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? मेरे पास तो खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। तभी ओ, किंग को क्या हो गया है और उसकी टांग में यह कैप्सूल कैसा बंधा है? वह सारस के निकट गई और कैप्सूल खोला। सारस ने उड़ने की कोशिश नहीं की थी। कैप्सूल से निकले हीरे देखकर पिंकी खुश हो गई। ओ गॉड, किंग तो मेरे लिए दौलत लेकर आया है। हीरे संभाल कर रखने के बाद वह कपड़े से सारस पर लगी कालिक साफ करने लगी। तो फरिश्ता किंग, यह काला रंग तुझ पर अच्छा नहीं लगता। तू मेरे लिए खुशी का संदेश लेकर आया है। आज से मैं तुझे सफेद फरिश्ता कहूंगी। बेचारी पिंकी को पता नहीं था कि यह सफेद फरिश्ता काला धंधा करने वालों के लिए काल भी सिद्ध हुआ था। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और बहुत ही थ्रिलर और मतलब सस्पेंस बन रहा था कॉमिक्स में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और अच्छी कॉमिक्स थी, बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।